नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों रिसेंटली आईएमएफ की तरफ से काफ़ी तारीफ सुनने को मिल रही है इंडिया को। दरअसल जहां सारी कंट्रीज की इकोनॉमी में डाउनफॉल या फिर क्राइसिस देखने को मिल रहा है, वहीं हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी ऐसे टाइम पे भी बाकी इकोनॉमी के कंपैरिजन में काफ़ी रिजिलियंट खड़ी है। और आईएमएफ का कहना है कि 2022 में यानी इस साल ये जब खत्म होगा तो इस साल की जो ग्रोथ रेट होगी इंडिया की वो 6.8% की होगी और 2022 के लिए इंडिया दूसरी सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होगी। नंबर 1 पे होगी सऊदी अरेबिया विद 7.6% ग्रोथ रेट। लेकिन फिर नेक्स्ट ईयर के लिए 2023 के लिए भी इंडिया की जो ग्रोथ रेट है उसकी एक्सपेक्टेशन अच्छी की जा रही है बाकी कंट्रीज के कंपेयर। 2023 में आईएमएफ का कहना है कि सिर्फ इंडिया ही ऐसी कंट्री है जो 5% से ज्यादा की ग्रोथ रेट से ग्रो करेगी। इंडिया की जो ग्रोथ रेट होगी 2023 में वो 6.1 बताया जा रहा है आईएमएफ की तरफ से। तो इन्हीं सब की रीजन की वजह से आईएमएफ के जो डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ फिजिकल अफेयर्स पॉलो मोरो हैं, उनने कहा है कि जिस तरीके से इंडिया ग्रो कर रहा है या फिर रिजिलियंट खड़ा है, वहीं बाकी सारी इकोनॉमीज और बड़ी-बड़ी इकोनॉमीज में हम लोग रिसेशन आता देख रहे हैं। इस चीज में इंडिया से बाकी कंट्रीज को काफी सीखना चाहिए। साथ ही साथ इनने कहा है कि जिस तरीके से कंट्री का साइज है, इतनी बड़ी कंट्री में, इतनी पॉपुलस कंट्री में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और बाकी जो स्कीम्स है इनका इतने सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन हो पाना, ये एक तरीके से लॉजिस्टिक मार्वल है। दरअसल हाल में ही आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ग्रुप, जिसमें आईबीआरडी, आईडीए, आईएफजी, एमआईसीए, आईसीएसआईडी जैसे ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एनुअल मीटिंग हुई थी। उसी के साइडलाइन पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईएमएफ ऑफिशियल ने ऐसा कहा है। इनका कहना है कि इंडिया में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में काफी टेक इनोवेशन देखने को मिला है और काफी काम देखने को मिला है। खासकर से इनने आधार इनिशिएटिव का स्पेशल मेंशन किया है और इसका इस्तेमाल करके गवर्नमेंट ने जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया है, सब्सिडीज का या पेमेंट का अलग अलग प्रोग्राम और स्कीम में वुमेन्स, फार्मर्स और एल्डर्स को, उसका मेंशन किया है और उसकी तारीफ की है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आपको पता ही होगा और नाम से ही बहुत हद तक क्लियर है। इसके थ्रू गवर्नमेंट जो सब्सिडी या फिर जो भी मॉनेटरी हेल्प या पेमेंट ट्रांसफर करना होता है बेनिफिशियरी को, वो डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में कर देती है। नहीं तो आप लोग खुद सोच के देखिए, पहले क्या होता था, इस काम के लिए पैसा ट्रांसफर करने के लिए अलग अलग ऑफिस खोले जाते थे हर एरिया में, फिर वहां पर ऑफिसर्स को या फिर जो भी काम करने वाले कर्मचारी है उनको अपॉइंट किया जाता था और फिर अपनी पेमेंट, अपना पैसा लेने के लिए लोग लंबी लाइन लगाते थे और महीनों तक चक्कर लगाते थे उस ऑफिस के। साथ ही साथ जो कर्मचारी होता था, जो ऑफिशियल होता था, वो अक्सर करप्शन में भी इन्वॉल्व होता था। वो बिना उसके साइन के पैसे मिल नहीं सकते थे, तो इसका फायदा वो उठाता था कि उसको पैसे दो तो वो साइन करेगा और तब आपका जो पैसा होगा वो मिल पाएगा। लेकिन ये सब चीज जब हटा के गवर्नमेंट ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करना शुरू किया, तो इससे सबसे ज्यादा फायदा क्या हुआ कि इससे जो करप्शन होता था इस लाइन में, इस चीज की वजह से वो कम हुआ और गवर्नमेंट जो भी खर्चा करती है उसका पूरा फायदा दे पाई जो बेनिफिशियरी जिस पे ये खर्चा किया जाना है उसको। नहीं तो पहले अगर गवर्नमेंट 1 रुपए खर्चा करती थी तो आधा पैसा तो वो रास्ते में ही रह जाता था, यानी करप्शन में ही चला जाता था। सिर्फ कुछ पैसा पहुंच पाता था एंड में बेनिफिशियरी के पास। और इसी वजह से गवर्नमेंट के जो भी प्रोग्राम होते थे पॉवर्टी रिडक्शन के या फिर बाकी वुमेन को हेल्प करने के, ये सब प्रोग्राम एक तरह से पैरालाइज हो गए थे। लेकिन डीबीटी की वजह से काफी फायदा मिला इस चीज में और इकोनॉमी को भी काफी फायदा मिला और गरीब तबके के लोग भी इससे काफी अपनी हालत सुधार सके। गवर्नमेंट की वेबसाइट में जो डाटा है अगर उसकी माने तो अब तक 25.66 लाख करोड़ का ट्रांसफर इससे किया जा चुका है डीबीटी के थ्रू, प्लस हर दिन 90 लाख का ट्रांसफर किया जा रहा है डीबीटी के थ्रू। अकेले 2021-22 वाले साल में 3 लाख से ज्यादा का ट्रांसफर हुआ है इसके थ्रू। इसीलिए आईएमएफ के ये जो डिप्टी डायरेक्टर है, इनका कहना है कि ये काफी इनोवेटिव मेथड है पीपल को आइडेंटिफाई करने का और डायरेक्टली उनको फायदा पहुंचाने का। साथ ही साथ इससे उनका डिजिटल और फाइनेंशियल इंक्लूजन भी हो जाता है। इसीलिए बाकी कंट्रीज को भी इससे सीखना चाहिए और अपनी जो सिस्टम है उनके यहाँ उसको इससे कंपेयर करना चाहिए ताकि वो भी इम्प्रूव कर सके। साथ ही साथ इनने ऐसा कहा है कि इंडिया में वो लोग भी मोबाइल बैंकिंग का यूज कर रहे हैं जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं है लेकिन उनके पास मोबाइल है। दरअसल वाकई ये जो डीबीटी प्रोग्राम या फिर प्रोसेस कह ले, ये काफी बेहतरीन इनिशिएटिव था गवर्नमेंट का। ऐसे होता क्या था कि गवर्नमेंट हेल्प पहुंचाना चाहती थी लोगों को, लेकिन उसके पास तरीका नहीं था कि किस तरीके से वो लोगों को पैसा या फिर हेल्प पहुंचा सके। मान लो गवर्नमेंट जो है वो उन औरतों को पैसा देना चाहती है जो प्रेग्नेंट है, तो इसके लिए लिस्ट बनाई जाती थी हर एरिया की और इसके लिए जो लिस्ट बनती थी उसमें बहुत हद तक चांसेस रहता था कि कोई भी अपना नाम डाल देता था, भले वो प्रेग्नेंट हो या ना हो। तो फेक नाम या फिर डुप्लीकेसी एक आदमी
दो-दो जगह अलग-अलग जगह पे नाम लिखवा रहा है ताकि उसको दो-दो जगह से पैसा मिल सके। ये सब बहुत होता था डीबीटी से पहले। तो वो लोग जो वाक़ई में हकदार होते थे मदद के, उनको ये मदद मिल नहीं पाती थी और बाकी लोग अलग-अलग तरीके से पैसा चुराते थे। साथ ही साथ जो करप्शन का इश्यू था वो मैंने आपको बता दिया, प्लस ये जो पूरा टास्क होता था लिस्ट प्रिपेयर करने का या फिर उनके पास तक पैसा भिजवाने का, ये बहुत टीडियस टास्क होता था। डीबीटी की वजह से क्या हुआ है कि ये सारे इश्यू सॉल्व हो गए क्योंकि सारा काम ऑनलाइन होना है और सब में आधार का यूज होना है। डीबीटी की वजह से ये जो पूरा इश्यू था, ये जितने चैलेंजेस थे पहले सब्सिडी दे पाने में लोगों को, वो सारे सॉल्व हो गए। कोविड के टाइम पे भी इसका काफी ज्यादा फायदा मिला। जो गरीब तबके के लोग थे उनको सरकार उन तक अपनी हेल्प पहुंचा सकी और वो लोग और पूरा देश कोविड से इफेक्टिवली लड़ सका। अब इस चीज को यहाँ पर पॉलिटिसाइज मत कर देना कि कह रहा है कि कोविड से इंडिया इफेक्टिवली लड़ पाया इसलिए मोदी सपोर्टर है। ये नहीं, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं कॉन्सिक्वेंसेस पे बात कर रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं कर पाती गवर्नमेंट, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको अपनी मदद नहीं पहुंचा पाती, तो कोविड के इन्फेक्शन से जो लोग मर रहे थे वो तो एक तरफ है, बाकी बहुत से लोग भुखमरी की वजह से भी मरते। इसलिए मैं कहूंगा डीबीटी ने एक बड़ा रोल निभाया है कोविड के टाइम पे इन गरीब लोगों को संभालने में। साथ ही साथ इससे एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, ट्रांसपेरेंसी, इन सब में भी इम्प्रूवमेंट हुई है। सिर्फ डीबीटी नहीं, ये जो जैम ट्रिनिटी है, इसको आज के टाइम में इंडिया का जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका बैकबोन कहा जा रहा है। इसी की वजह से डीबीटी भी पॉसिबल हो पाया है। ये जैम है क्या? तो ये गवर्नमेंट के 3 एम्बिशियस प्रोग्राम है। जे से होता है जनधन योजना, ए से जो आधार हम लोग का है उसकी बात हो रही है, और एम से यहाँ पर मोबाइल और कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की बात हो रही है। तीनों पे सरकार ने स्पेशल फोकस दिया है पिछले कुछ साल में, और इसकी वजह से जो डीबीटी और फिर बाकी फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल इंक्लूजन पॉसिबल हो पाया है कंट्री में। अगर किसी को पैसा ट्रांसफर करना है मान लो गवर्नमेंट को, तो सबसे बेसिक चीज क्या चाहिए होगी? जाहिर सी बात है, सबसे बेसिक चीज है कि उस आदमी के पास जिसको पैसा ट्रांसफर होना है उसके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए एटलीस्ट। इसी के लिए गवर्नमेंट लेके आई थी जनधन योजना, जिसके अंदर जीरो बैलेंस पे भी अकाउंट खोले गए थे कि अगर आपको चेक चाहिए होता था तो आपको कुछ पेमेंट देना पड़ता था, नहीं तो ये जो अकाउंट था ये जीरो बैलेंस पे भी खुल जाता था। ये एक काफी सक्सेसफुल स्कीम था। अब तक कहा जाता है इसमें 44 करोड़ से भी ज्यादा बैंक अकाउंट खोले जा चुके हैं। यूपी इसमें सबसे टॉप पे है जहां सबसे ज्यादा अकाउंट खोले गए थे, उसके बाद है बिहार। जनधन योजना की वजह से जो सेविंग अकाउंट होल्डर की संख्या है आज कंट्री में वो ठीक दुगनी हो गई। इस स्कीम से पहले हर 2 आदमी पे एवरेज एक बैंक अकाउंट होता था, लेकिन आज के टाइम पे एवरेज हर एक आदमी पे 1.4 अकाउंट, यानी अगर एवरेज की बात करें तो हर आदमी पे एक अकाउंट से ज्यादा है। इसके बाद जैम ट्रिनिटी में आता है आधार। आधार का बहुत बड़ा रोल है जो लीकेज और फ्रॉड्स होता था बेनिफिट ट्रांसफर में, उसको कम करने में। इसने फेक बेनिफिशियरी को एलिमिनेट कर दिया, डुप्लीकेसी को खत्म कर दिया, और इस तरीके से ये जो डीबीटी है वो और सक्सेसफुल हो सका। इसके बाद आता है मोबाइल। आजकल आप लोगों को पता होगा, अगर किसी को भी बैंक अकाउंट चेक करना है या फिर पैसा सेंड करना है या रिसीव करना है तो ये सब चीज हो जा रहा है मोबाइल से ही। पिछले कुछ साल में मोबाइल की एसेसिबिलिटी और जो इंटरनेट सर्विस होती है उसकी एसेसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ी है। साथ ही साथ गवर्नमेंट के कुछ एक्शन जैसे कि पीएलआई अनाउंस करना मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, जियो 5G और अब तो 6G पे भी बात हो रही है, यूपीआई, ये इस तरह के जो भी इनिशिएटिव और स्कीम्स है गवर्नमेंट के, इन सब ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है मोबाइल और कनेक्टिविटी को और इंश्योर करने के लिए। गांव-गांव तक जो कनेक्टिविटी है उसको फैलाने की बात हो रही है और इस पे काम हो रहा है। तो इन तीनों की वजह से भी जो डीबीटी है वो काफी सक्सेसफुल हो पाया है, और जिसमें से मोबाइल और आधार का मेंशन तो ऑलरेडी ये जो डेप्यूटी सेक्रेटरी हैं आईएमएफ के वो कर चुके हैं। गवर्नमेंट अपने जीडीपी का अकेला 4.2% खर्च करती है इस सब्सिडीज पे। आप खुद ही सोच के देखो, अगर इतने बड़े अमाउंट को हम लोग करप्शन फ्री कर देते हैं तो कितनी बड़ी अचीवमेंट है वो गवर्नमेंट के लिए, और इसका कितना बड़ा फायदा मिल पाएगा लोअर क्लास के लोगों को। इसके बाद आईएमएफ के डायरेक्टर ऑफ फिस्कल अफेयर्स जो हैं उन्टर गैस्प्रोव, उनने कहा है कि वो कोलैबोरेट कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट के साथ इसी कॉन्टेक्स्ट में, ताकि ये जो एग्जांपल है ये एक तरह से बेस्ट एग्जांपल है, इसको बाकी कंट्रीज में भी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया जा सके, ताकि उन कंट्रीज में भी इसी तरीके से हाई टेक्नोलॉजी का यूज करके कॉम्प्लिकेटेड इशू सॉल्व कर सके। और सिर्फ यही लोग नहीं, आईएमएफ की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा, उनने भी इंडिया की तारीफ की है। इंडिया नेक्स्ट ईयर से G20 की प्रेसिडेंसी संभालने वाला है। आपको पता ही होगा इसके बारे में, अभी दिसंबर से इंडिया अपनी कुर्सी संभालेगा
जाएगा। इस पे आईएमएफ की एमडी ने कहा है कि इंडिया का ये जो अथॉरिटी की पोजीशन में होना ये वर्ल्ड पे एक बड़ा मार्क छोड़ेगा, जिसका फायदा होगा पूरे वर्ल्ड को। साथ ही साथ इनने कहा है कि इंडिया जो है वो राइटली डिजर्व करता है कहलाना ब्राइट स्पॉट ऑन डार्क हॉरिजन। डार्क हॉरिजन का मतलब है पूरी दुनिया में अंधेरा छाया हुआ है, हर देश की जो इकोनॉमी है वो नीचे जा रही है, लेकिन ब्राइट स्पॉट इसमें से इंडिया दिख रहा है, यानी इंडिया से उजाला आ रहा है। तो आईएमएफ काफी एक्सपेक्टेशन देख रखता है इंडिया की इकोनॉमी से, और इसीलिए इसका कहना है इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा 2028 तक। अब 2025-26 तक आईएमएफ का कहना है इंडिया जो है वो जर्मनी को हरा के चौथे पायदान पे आ जाएगा, और फिर 28 में फाइनली जापान को भी पीछे करके वो वर्ल्ड की थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। अभी जो गवर्नमेंट का टारगेट है 2026 तक इंडिया को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना, वो आईएमएफ का कहना है कि वो हो नहीं पाएगा, लेकिन इंडिया काफी क्लोज होगा उसके। 2026 में आईएमएफ का कहना है इंडिया की जो इकोनॉमी होगी वो होगी 4.94 ट्रिलियन की, यानी सिर्फ 60 बिलियन कम होगी 5 ट्रिलियन से। लेकिन हम सब इस चीज को जानते हैं कि इसके बाद चाइना को जो पछाड़ना है वो आसान हो नहीं पाएगा, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी का जो साइज है उस हिसाब से उसकी जो ग्रोथ रेट है वो काफी अच्छी है आज भी। भले ही चाइना की जो ग्रोथ रेट है वो इंडिया से कम है, लेकिन इतनी बड़ी इकोनॉमी होने के बाद भी इतनी अच्छी ग्रोथ रेट होना, ये इतनी जल्दी तो इंडिया को पॉसिबल नहीं कर पाएगा कि वो चाइना को हरा सके। अब इंडिया की इकोनॉमी जो है वो 5 ट्रिलियन की होगी 2026-27 तक, तब चाइना की जो इकोनॉमी है वो 20 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी होगी। इसीलिए इसके बारे में तो अभी हम लोग को नहीं सोचना चाहिए। बाकी ऐसा नहीं है कि हमारी इकोनॉमी में अभी सब कुछ सही चल रहा है, कोई इशू नहीं है, कोई सुधार की जरूरत नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी इंडिया अभी काफी पीछे है चाइना से। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो होता है वो आपको पता ही होगा कि तुरंत जो है वो प्रॉफिट नहीं देता है, लेकिन इसका जो प्रॉफिट होता है वो काफी लॉन्ग टाइम तक मिलता है। सिर्फ एक बार अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो लॉन्ग टाइम तक ये कंटिन्यूस प्रॉफिट आपको देता रहेगा, और इसी चीज का फायदा उठा रहा है चाइना आज। ये सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या फिर चाइना जो है वो मैन्युफैक्चर हब कैसे बन पाया, क्योंकि उसके यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी अच्छा है, जिसकी वजह से कंपनी को आसान लगता है वहां पर प्रोडक्शन करना और फिर वहां से अपने सामान को बाकी जगह पे सेंड कर पाना। इसीलिए इंडिया को भी जरूरत है कि वो भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दे और काफी तेजी से इस पे इन्वेस्टमेंट करे। इसलिए गवर्नमेंट लेके आई है गति शक्ति मास्टर प्लान। ये काफी एम्बिशियस प्लान है, इसमें 20,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो करेगी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर। इसके अलावा मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये जो रशिया यूक्रेन वॉर है इसको अगर जल्दी से जल्दी नहीं खत्म किया जाए तो अभी भले ही इंडिया की जो इकोनॉमी है वो काफी रेजिलियंट खड़ी है, लेकिन आने के वाले टाइम में इंडिया की इकोनॉमी को भी ये धीरे धीरे कमजोर कर देगी। आईएमएफ का भी ये कहना है कि इंडिया की जो इकोनॉमी में हम लोग ने कट किया है, दरअसल इससे पहले जो आईएमएफ ने प्रिडिक्ट किया था 2022 की लिए इंडिया की इकोनॉमी वो थी 7% के पार, लेकिन फिर इसने इसको कट करके 6.8% का है 2022 के लिए। तो इसमें इसका कहना है कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है उसने काफी इन्फ्लुएंस किया है इंडिया की इकोनॉमी को। इस समय जो सबसे बड़ा एक्सटर्नल फैक्टर है वो हम सब जानते हैं रशिया यूक्रेन वॉर ही होगा। इसलिए जरूरत है इस वॉर को जल्दी से जल्दी खत्म करने के लिए, और इसमें इंडिया को भी अपना पूरा रोल अच्छे से निभाना चाहिए ताकि उसकी इकोनॉमी और वर्ल्ड की इकोनॉमी अच्छे से दोबारा सही पाथ पे आ सके और रिकवर कर सके। बाकी इस वीडियो को हम लोग गाइज यहाँ खत्म करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।